इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। करनाल में इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन है। हजारों किसान मिनी सचिवालय के गेट पर जमा है। भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती है और राकेश टिकैत समेत तमाम किसान नेता यहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी यहां से नहीं हटेंगे। राकेश टिकैत ने तो यह भी दावा किया कि मिनी सचिवालय के गेट पर किसानों का कब्जा है। किसान नेता 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं और लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम को सस्पेंड करने की मांग है। किसानों का यह भी कहना है कि लाठीचार्ज में एक किसान की मौत हो गई थी, उसके परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा मिले और परिवार के सदस्य को नौकरी। इसी मांग को लेकर किसानों ने करनाल में महापंचायत भी की और जब प्रशासन से बातचीत फेल हो गई तो किसानों ने मिनी सचिवालय का घेराव कर दिया। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, जहां मिनी सचिवालय के बाहर अब राकेश टिकैत के साथ सभी किसान सड़क पर डट गए हैं और वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने है कि आसपास का इलाके को पूरी तरीके से पुलिस फोर्स उस पर नजर बनाए हुए है। हर जगह पुलिस की तैनाती है और हालात पर नजर बनाने के लिए ही न सिर्फ मिनी सचिवालय के बाहर बल्कि पूरे करनाल किया जा चुका है। हालांकि हम ये भी देख चुके हैं कि जब अनाज मंडी से किसान नेताओं का ये मार्च शुरू हुआ तो काफी संघर्ष हुआ और हालात को काबू में करने के लिए ही जगह जगह ट्रक्स के साथ साथ बैरिकेड्स भी लगा दिए गए थे, लेकिन उन्हीं बैरिकेड्स को तोड़ते हुए किसान नेता आगे बढ़े और इस वक्त की ये तस्वीर आपके सामने है जब सभी सचिवालय के बाहर सड़क पर बैठ गए हैं। और अब आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबर दिखाने के लिए लेकर चलते हैं सौरभ शर्मा के पास। देखते हैं हकीकत क्या है। नमस्कार। आईएसआई का चीफ 3 दिन तक काबुल में रहा, वापस नहीं लौटा था। वो छिपकर काबुल में ही बैठा रहा और आज पाकिस्तान के इशारे पर ही तालिबान ने काबुल में गोलियां चलाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब गोलियां चल रही थी उस वक्त आईएसआई का डीजी फैज हमीद काबुल के सिरीना होटल में था। आज दिल्ली से भी एक बड़ा फैसला हुआ है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी और कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल रूस के एनएसए से दिल्ली में मिलेंगे। काबुल से आज वो तस्वीरें आईं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया और उनमें एक नहीं 1000 राउंड गोलियां चली। निहत्थी महिलाओं पर गोलियां चली, बच्चों पर गोलियां चली। तालिबान का असल चेहरा आज सामने आ ही गया और इस रिपोर्ट में आप ऐसे वीडियोस देखेंगे जिसे काबुल में चीखती चिल्लाती महिलाओं ने खुद अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और बड़ी मुश्किल से ये तस्वीरें सामने आ पाई। आज काबुल में तालिबानी नहीं पाकिस्तानी गोलियां चली हैं। इस्लामाबाद से शूट एंड साइट का ऑर्डर आया था। रावलपिंडी में इन तस्वीरों का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। हजारों राउंड्स की फायरिंग काबुल में हुई। लोग जान बचाकर भागे। किसी ने भागते भागते वीडियो बनाया, किसी ने छत पर छिपकर मोबाइल का कैमरा ऑन किया, दूर से पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया। कोई ठेले के नीचे छिपा, कोई गाड़ी की आड़ में जाकर बैठा। यह पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड गोलीकांड था। काबुल की सड़कों पर बड़ी हिम्मत से, बड़ी मुश्किल से अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ रैलियां निकाली। अफगानी महिलाओं ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का नाम लिया, आजादी आजादी का नारा बुलंद किया, पंजशीर को सपोर्ट किया। आजादी 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 आजादी। This is Kabul, men and women out in the streets chanting against Pakistan and the Taliban and in support of the resistance in Panjshir. Azadi! Azadi!
कैमरे पर आकर आईएसआई स्टे अवे के पोस्टर्स के साथ पाकिस्तान को डायरेक्ट मैसेज दिया और बदले में पाकिस्तान ने गोलियां चलवा दी। पाकिस्तान के इशारों पर आज तालिबानियों ने गोलियां तो बरसाई ही, महिलाओं की सरेआम पिटाई भी की। सबूत आपके सामने है। यह पाकिस्तान और तालिबान का डेडली कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपको बता दें कि टारगेट पर कोई और नहीं, हिंदुस्तान है। क्योंकि जिस वक्त काबुल की सड़कों पर एंटी पाकिस्तान रैलियां निकल रही थी, आईएसआई के इशारों पर तालिबान का टॉर्चर चल रहा था, उस वक्त पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा था। यस, वी आर हैप्पी वाले डायलॉग सुनाई दे रहे थे। तो बात सादी है और बात इतनी है कि भारत जो सोच रहा है कि पाकिस्तान क्यों सेलिब्रेट कर रहा है और ये सवाल उठा रहा है कि पाकिस्तान में इतनी खुशी क्यों है जी, अगर अफगानिस्तान में तालिबान आ गए हैं तो। यही सवाल है ना। मेरे ख्याल में भारत को साफ कहा जाना चाहिए, हम खुश हैं। यस, वी आर हैप्पी। जो अफगानिस्तान में हुआ उससे हम बहुत खुश हैं। पाकिस्तान ही इस सारी गेम के पीछे था। हां, हम इसलिए खुश हैं कि वहां पे आपको शिकस्त हुई है। पाकिस्तान को काबुल से आई आज की तस्वीरें इस वक्त सबसे ज्यादा चुभ रही हैं। तालिबान के खिलाफ सड़कों पर दिख रहे गुस्से से पाकिस्तान को लगने लगा है कि अफगानिस्तान में उसका सारा गेम खराब हो चुका है, और इसी घबराहट में रावलपिंडी ने अपने एजेंट्स को एक्टिव कर दिया, काबुल में फायरिंग करवा दी और स्टूडियो में कमेंट्री वाला बटन दबा दिया। क्या डेट्स, क्या प्लानिंग, क्या कैलकुलेटिव मूव थी, एप्रिशिएट करना बनता है। लिहाजा इनका डर देखें, इनका खौफ देखें, ये देखें किस तरह से डर चुके हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी से। ये है इनका डर, ये है इनका खौफ, और इसी खौफ से पाकिस्तान इन्हें डरा के मार के रखेगा। पहले सिर्फ पाकिस्तान और चीन से डरते थे, अब तालिबान से भी डरना शुरू हो गए। आज मैंने एक ट्वीट भी किया अजीत डोवाल के नाम पे, क्योंकि अजीत डोवाल ने कितनी गरूर से आके कहा था कि मुझे 12-15 पाकिस्तानी जनरल्स मिले थे, उन्होंने मुझे कहा था अफगान आर्मी जो है कोलैप्स कर जाएगी, कड़ी नहीं हो सकेगी, लेकिन हमेशा की तरह मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो अब पता चला कि पाकिस्तानी जो हैं वो कितने तगड़े जर्नैल हैं और वो किस तरह बात करते हैं, और जब करते हैं तो फिर उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर होगा। क्या मुस्कुराहट थी जनरल साहब, उन्होंने कहा सब ठीक होगा, चिल करें। अब चूंकि ये दौरा DGISI का था, तो भारत के लिए ये दिल का दौरा साबित हो रहा है। भारत को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अफगानिस्तान उसके हाथों से यूं निकल चुका है, इसलिए यह परेशानी और बौखलाहट। और आपको बता दें, अफगानिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर, तालिबान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त की जा रही है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उस غواړو چې هغه ځینې ژورنالیستان چې سوالونه کوي موږ نه ورته وخت ورکو، AP اژانس کولی شي خپل سوال وکړي. نسته فرانس پریس اژانس کولی شي خپل سوال وکړي. और आपको बता दें, अफगानिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर, तालिबान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त की जा रही है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उस غواړو چې هغه ځینې ژورنالیستان چې سوالونه کوي موږ نه ورته وخت ورکو، AP اژانس کولی شي خپل سوال وکړي. نسته فرانس پریس اژانس کولی شي خپل سوال وکړي. Good evening, Manuel Depak from Agency France Press. We would like to know there was some protest this afternoon. तो बड़ी खबर जो आ रही है सरकार के गठन को लेकर अफगानिस्तान से, वो ये है कि अब तालिबान ने इस बात का ऐलान किया है कि मुल्ला हसन अखुंद
ये नए प्रधानमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री के बराबर जो भी पोस्ट तालिबान की सरकार में दी जाएगी उन्हें, यानी कि सरकार के मुखिया मुल्ला हसन अखुंद होंगे। ये नाम आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, लेकिन मुल्ला हसन अखुंद एक अहम शख्स रहे हैं तालिबान में। सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री बनेगा। सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री बनेगा अफगानिस्तान का। सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि हक्कानी नेटवर्क का सरबराह है, उसका मुखिया है, और काबुल एक तरीके से कहा जाता है कि उसके कब्जे में है, तो उसे गृह मंत्री बनाने का ऐलान किया गया है। मुल्ला हसन अखुंद प्रधानमंत्री, सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री। और यही झगड़ा चल रहा था हक्कानी गुट के बीच में, मुल्ला बरादर और मुल्ला याकूब एक तरफ थे, उनके बीच में कि आखिर सरकार का मुखिया कौन होगा। तो मुखिया के तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया गया है जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, दोनों खेमों को मंजूर है, और सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाने का ऐलान किया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि तालिबान की आप कह सकते हैं मिलिट्री आर्म है, यानी तालिबान के जो लड़ाके हैं ज्यादातर वो सिराजुद्दीन हक्कानी की सुनते हैं, और काबुल खास तौर पर जो है वो सिराजुद्दीन हक्कानी को मानने वाले तालिबान के लड़ाकों के कब्जे में है। तो सिराजुद्दीन हक्कानी अब गृह मंत्री बनने जा रहा है। तो अब एक एक करके कैसी होगी ये नई तालिबान सरकार, इसका चेहरा सामने आ रहा है। मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री होगा। अभी मैंने आपको मुल्ला याकूब का नाम बताया। मुल्ला याकूब जो कि मुल्ला उमर का, जो कि तालिबान का संस्थापक था, उसका बेटा है। तो मुल्ला याकूब जो है वो रक्षा मंत्री बनाया जाएगा। ये पहले ये बात चल रही थी कि मुल्ला याकूब को कोई बहुत अहम पोजीशन दी जा सकती है। प्रधानमंत्री पद के लिए मुल्ला बरादर का नाम सबसे आगे था, लेकिन उनके जगह पर मुल्ला याकूब की बात होती थी। लेकिन अब साफ हो गया है मुल्ला अखुंद जो है वो प्रधानमंत्री होगा, सिराजुद्दीन हक्कानी वो गृह मंत्री होगा, और मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री होगा। यानी मुल्ला उमर का बेटा, तालिबान को बनाने वाले शख्स का बेटा, अब रक्षा मंत्री बनाया जा रहा है। मुल्ला याकूब इससे पहले भी, यानी तालिबान जब अमेरिकी फोर्सेस और अफगान फोर्सेस से लड़ रहा था, उस वक्त भी, उससे पहले भी वो जो है एक किस्म से अहम पोजीशन में था। जो तालिबान के फाइटर्स थे उनमें उसकी भी बहुत अच्छी पैठ है। तो तीन नाम हमारे सामने आ चुके हैं। मुल्ला अखुंद प्रधानमंत्री तालिबान की इस अंतरिम सरकार में, और अब इसे अंतरिम सरकार कहा जा रहा है। सिराजुद्दीन हक्कानी जो हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है वो गृह मंत्री होगा, काबुल उसके कब्जे में है। और सिराजुद्दीन हक्कानी वो शख्स है जिसको दुनिया आतंकवादी मानती है, वो अब गृह मंत्री होने जा रहा है अफगानिस्तान का। तो ये बड़ी खबर आई है। और मुल्ला याकूब, मुल्ला उमर का बेटा, वो रक्षा मंत्री बनाया जा रहा है। मुल्ला बरादर का नाम आ गया, उपराष्ट्रपति। मुल्ला बरादर जो अब तक माना जा रहा था कि वो मुखिया होगा इस सरकार का, वो अब जो है बताया गया कि उपराष्ट्रपति का पद उसके पास होगा। तो चार नाम हमारे सामने आ चुके हैं। सरकार के मुखिया को, यानी आप प्रधानमंत्री कह सकते हैं, मुल्ला अखुंद का नाम उस पर आया है। उपराष्ट्रपति के तौर पर मुल्ला बरादर का, मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री, और सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाने का ऐलान किया है तालिबान के प्रवक्ता की। इस वक्त आप ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। तो तालिबान की सरकार बड़े झगड़े झंझट के बाद बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, पिछले हफ्ते से एक कवायद चल रही है, 2 बार टाला गया ये अनाउंस करके कि हम अब कल सरकार का गठन कर लेंगे। 2 बार इसको टाला गया। उसके बाद फिर आईएसआई का जो चीफ है जनरल फैज हमीद, उसको आपने देखा काबुल में। और काबुल में जनरल फैज हमीद के आने की अहम वजह ही यही थी कि जो झगड़ा तालिबान के अलग अलग गुटों के बीच में चल रहा था, उसे वो निपटाने के लिए वहां पर गया था। और उसका नतीजा अब सामने आ रहा है। तालिबान ने अब अपनी इस अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया है, जिसका मुखिया मुल्ला अखुंद को बनाया गया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के तौर पर मुल्ला बरादर का नाम होगा। मुल्ला बरादर, आपको बता दें, दोहा के अंदर जितना भी डिप्लोमेटिक काम हुआ बातचीत का सारे देशों से और खासतौर पर अमेरिका से, वो सब उस गुट का पॉलिटिकल हेड जो था वो मुल्ला बरादर है। और मुल्ला बरादर जो है वो इस सरकार को हेड करना चाहता था। और बीच में ऐसी खबरें आई कि मुल्ला बरादर और सिराजुद्दीन हक्कानी के गुटों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ, गोलियां तक चल गई थी। कहीं तो ऐसी भी खबरें थी जिसकी पुष्टि नहीं हुई कि इसमें मुल्ला बरादर घायल हो गया और पाकिस्तान में उसका इलाज चल रहा है। बहरहाल, तो अब मुल्ला बरादर मुखिया तो नहीं है वो। और ये एक और खबर, तालिबान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद सूचना मंत्री, ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो है वो सूचना मंत्री होगा। ये जो जिस शख्स को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देख रहे हैं, यही है वो शख्स जो कि उप सूचना मंत्री होंगे, माफ कीजिएगा, उप सूचना मंत्री का पद इन्हें दिया जा रहा है।
तो ये सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उप सूचना मंत्री बनेंगे। तालिबान की सरकार में बड़े बड़े ओहदेदारों के नामों का ऐलान हो गया। मुल्ला हसन अखुंद प्रधानमंत्री अफगानिस्तान के, सिराजुद्दीन हक्कानी बनेगा गृह मंत्री। इसके अलावा मुल्ला बरादर को उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है, मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री बनाया जा रहा है। इन्हीं नामों के इर्द गिर्द जो है वो ये सारी बातें चल रही थी कि इन्हें क्या पद मिलेगा और इसका हेड कौन होगा। और अभी भी आप देखिए एक नाम अभी भी नहीं आया है, और नाम ही नहीं, वो चेहरा भी किसी ने नहीं देखा है। वो है मुल्ला अखुंदजादा। मुल्ला अखुंदजादा जो कि तालिबान का सुप्रीम कमांडर माना जाता है, लेकिन उसकी कोई फोटो भी अभी तक जो है पिछले दिनों जब से तालिबान की जीत हुई है 15 अगस्त के बाद से अभी तक वो एक बार भी दिखाई नहीं दिया। कुछ लोगों का मानना है कि वो कंधार में है, लेकिन उसकी क्या भूमिका होगी ये अभी तय नहीं है। बहुत से लोगों ने ये कहा कि जैसे ईरान में सरकार चलती है कि जो एक रिलीजियस बॉडी होती है, जो उसका जो हेड होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है, यानी पूरे देश में सबसे बड़ा ओहदा उसका होता है और नीचे प्रधानमंत्री होते हैं और सरकारें होती हैं। तो ये माना जा रहा है कि मुल्ला अखुंदजादा जो है वो उसी काउंसिल को वो हेड करेगा। तो मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में स्थित रहबरी शूरा का प्रमुख है। आपको बता दें, रहबरी शूरा को क्वेटा शूरा के नाम से भी जाना जाता है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद और मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा, जिनका जिक्र मैंने भी किया, ये 20 साल से एक दूसरे के साथ क्वेटा शूरा में मिलकर काम करते रहे हैं। और बताया यह जा रहा है कि हैबतुल्लाह अखुंदजादा ने ही मुल्ला हसन अखुंद का नाम सुप्रीम लीडर के लिए आगे किया है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो हमने देखी हैं, वो ये बताती हैं कि दरअसल ये कॉम्प्रोमाइज नाम है। मुल्ला हसन अखुंद का नाम एक कॉम्प्रोमाइज के तौर पर आगे किया गया है ताकि इस पर किसी भी माफ कीजिएगा किसी गुट को कोई एतराज न रहे, क्योंकि मुल्ला बरादर, मुल्ला याकूब एक तरफ और दूसरी ओर हक्कानी गुट जो था वो एक और था, और इन सब के बीच ये खींचतान चल रही थी कि कौन संभालेगा कमान तालिबान की सरकार की। तो जो अब प्रमुख बनने जा रहा है हसन अखुंद, ये शख्स जो आपको बता दें ये पख्तान मूल का है और ये कंधार में रहता है और तालिबान का फाउंडर मेंबर ये शख्स भी है। अमीर मुक्ताकी अफगानिस्तान का विदेश मंत्री होगा, अमीर मुक्ताकी। और मुल्ला हिदायतुल्लाह तालिबान सरकार में वित्त मंत्री बनेगा। मुल्ला हिदायतुल्लाह को वित्त मंत्री बनाने की बात की जा रही है। तो चलिए, अफगानिस्तान में सरकार का ऐलान इस वक्त हो रहा है। अब ये विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ये उन्हीं तरीकों से काम करेंगे जैसे आमतौर पर किसी देश में ये ओहदे काम करते हैं, क्योंकि तालिबान जो पिछली सरकार देखी है उसके अंदर इस किस्म की वो कोई स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट नहीं थी। लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या ये लोग जो अब जिम्मेदारी ले रहे हैं अफगानिस्तान की, ये लोग दुनिया के साथ भी एंगेज करेंगे या नहीं करेंगे। इन्होंने औपचारिक तौर पर एक किसी को वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बना दिया है, लेकिन क्या इस सरकार की रूपरेखा होगी ये भी आने वाले दिनों में साफ होगा। मुल्ला हिदायतुल्लाह का नाम सामने आया है वित्त मंत्री के लिए। अमीर मुक्ताकी जो है उसका भी नाम है सरकार के अंदर, और ये इंटरिम गवर्नमेंट बताई जा रही है। मुल्ला हसन अखुंद ये नाम महत्वपूर्ण है जो कि प्रधानमंत्री के पद पर होगा, मुल्ला हसन अखुंद। और सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री। सिराजुद्दीन हक्कानी को पूरी तरीके से आईएसआई का मोहरा माना जाता है। ये माना जाता है कि आईएसआई बैक करता है हक्कानी नेटवर्क को, और इसका जो प्रमुख है सिराजुद्दीन हक्कानी उसको। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा हुआ तो उस वक्त एक शख्स को देखकर सब बड़े चौंके थे और उसका नाम था अनस हक्कानी। वो सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई था। एक और बड़ा नाम शेर अब्बास स्तानिकज़ई। शेर अब्बास स्तानिकज़ई को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है। शेर अब्बास स्तानिकज़ई जो है ये शख्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पता चल ये उप विदेश मंत्री होंगे, उप विदेश मंत्री होगा शेर अब्बास स्तानिकज़ई। ये भारत में भी रह चुका है आपको बताते हैं, और उसके बाद जब ये अफगानिस्तान गया तो फिर इसने तालिबान को ज्वाइन किया, और ये भी जो पॉलिटिकल गुट है तालिबान का उसका एक बहुत विशेष मेंबर है स्तानिकज़ई। और भारत के राजदूत से भी जब मुलाकात हुई थी दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में भारतीय एम्बेसी के अंदर,
वो शेर अब्बास तानिकजई के साथ ही हुई थी, क्योंकि तानिकजई के कुछ ना कुछ तार भारत के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक वो भारत में रहा तब तक बताया जाता है कि ऐसी उसकी कोई इंक्लिनेशन कभी दिखाई नहीं दी कि वो तालिबान जैसी आइडियोलॉजी का भी समर्थक हो सकता है। लेकिन फिर जब वो भारत से ट्रेनिंग लेके पढ़ के जब वहां गया, उसके बाद कुछ वक्त के बाद उसने तालिबान को ज्वाइन कर लिया था। IMA देहरादून में ट्रेनिंग ली है तानिकजई ने, यानी अफगान फौज का अफसर होता था शेर अब्बास तानिकजई। शेरू के नाम से मशहूर था, जो उस वक्त के IMA में इनके साथ रहे लोग हैं वो बताते हैं। और हमें यह भी बताया था जो डिफेंस अटैचे रहे हैं अफगानिस्तान में भारतीय एम्बेसी में, उन्होंने ये बताया था कि एक बार कोशिश की गई थी पिछले कुछ सालों में कि तालिबान से अगर कोई संपर्क बनाना है तो किससे बात करें, तब इन्हीं शेर अब्बास तानिकजई को साधने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो बात फिर आगे नहीं पाई थी। कौमी दल नहीं मुकम ये कौम खलक नहीं उन्हें पदे बावर लो मुक्त मतरा हदा चौक से अच्छा पदे मुबारज़। इतने सारे नाम, इतनी सारी बातें, और इन सबको एक लाइन में कहें तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकवादियों की सरकार बना दी है। अब ये सरकार जो बनी है ये कैसे चलेगी, इसका ट्रेलर आज काबुल की सड़कों पर दिखाई दे भी गया। तालिबान को लेकर जितनी हलचल अफगानिस्तान में है उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान में खुशखबरी है। तालिबान के आतंकियों को मिनिस्टर बनाने के बाद पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इंडिया को लेकर वहां क्या कमेंट्री हो रही है, अब जरा ये भी देख लीजिए। पाकिस्तानी कमेंट्री अभी खत्म नहीं हुई है, लिस्ट बहुत लंबी है। ISI का चीफ तालिबान के गले लगता है तो पाकिस्तान में तालियां बजती हैं, और फिर काबुल में कैसे गोलियां बरसती हैं, इसके कुछ और वीडियोस देखिए। आज अफगानिस्तान की महिलाओं ने पाकिस्तान और तालिबान दोनों की बोलती बंद कर दी। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ हथियार बंद आतंकियों को पीछे धकेल दिया। और फिर जैसे ही बाजवा ने यह वीडियो देखा, फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर बंदूक के दम पर लोगों की आवाज दबाना चाहता है। मगर इस वीडियो को देखकर इस्लामाबाद को तगड़ा झटका लगेगा जब तालिबानी आतंकी ने प्रदर्शनकारी महिलाओं से कहा कि पंजशीर पर बम गिराने के लिए तालिबान को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। और इसके जवाब में अफगानी महिला ने कहा कि फिर ISI का चीफ काबुल में क्या कर रहा है। और इसके बाद डेथ टू पाकिस्तान के नारे बुलंद होने लगे, और ये बात पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगी। सुबह सवेरे ही कुछ लोग थे, कोई बहुत ज्यादा तादाद नहीं थी, लेकिन 12 लोग तो थे। उन्होंने कुछ प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे, पोस्टर्स उठाए हुए थे, और उन्होंने आज काबुल की सड़कों के ऊपर जनाब कुछ मुजाहरा किया। और आप हैरान होंगे कि ये लोग मुजाहरा कर रहे थे खुद निकलते, खवातीन को बतौर शील्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे थे, खवातीन को सामने रखा हुआ था ताकि अगर तालिबान कोई एक्शन ले तो सामने खवातीन हो। अब पाकिस्तान का झूठ कैसे पकड़ा गया, इसका सबूत इस वीडियो में है। तालिबानी आतंकियों ने गोलियां तो बरसाई ही, पीट पीट कर लोगों को गिरफ्तार किया और गाड़ी में डालकर चलते बने। तालिबान और पाकिस्तान दोनों को ही महिलाओं का खौफ है। सबूत ये रहा, दर्जनों महिलाओं को जबरदस्ती पार्किंग वाली जगह पर लॉक कर दिया गया ताकि वो बाहर ना जा सकें, प्रोटेस्ट ना कर सकें। एक लाइन में कहें तो तालिबान के राज में पाकिस्तान के खिलाफ बोलना बैन हो गया है। हाँ, पाकिस्तान में तालिबान के जयकारे जरूर सुनाई दे रहे हैं, दिल्ली और मुंबई वाली स्क्रिप्ट जरूर पढ़ी जा रही है। तालिबान ने भी एक्शन लिया
और तालिबान ने हवाई फायरिंग की और इन लोगों को मुंतशिर किया, और जिसके बाद प्रोपेगेंडा शुरू हो गया जी, देखिए जी तालिबान हवाई फायरिंग कर रहे हैं, किसी को फायर करने, किसी को एहतजाज करने की इजाजत नहीं दे रहा। ये जो इंडियन दोस्त हैं ये हमें बता दें, अगर न्यू दिल्ली के अंदर या किसी और जगह के ऊपर किसी मुल्क का कॉन्सुलेट हो, किसी मुल्क की एम्बेसी हो, या किसी मुल्क का कोई सरबराहे मुमलिकत आके ठहरा हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और वहां पे लोग जाके अटैक करने की कोशिश करें या उस जगह पे कुछ करें, तो आपकी पुलिस, दिल्ली पुलिस इस बात की इजाजत देगी? कतई नहीं देगी, बिल्कुल भी नहीं देगी। या बंबई के अंदर ये हो सकता है, किसी और जगह हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये तालिबान इस चीज को अलाउ कैसे कर सकते हैं? तालिबान और पाकिस्तान के गठबंधन में बाजवा वाला सॉलिड एंगल है, क्योंकि आईएसआई का चीफ काबुल ऐसे ही नहीं गया था, इमरान के कहने पर गया था, बाजवा से ऑर्डर लेकर गया था। सुन लीजिए, सब समझ जाएंगे कौन सा प्लेयर किस टीम से खेल रहा है। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, ये वो दिन है कि इस बार ये इतना तारीखी हो गया कि डीजी आईएसआई जनरल फैज ने, जाहिर बात है जनरल बाजवा के कहने पर, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के कहने पर, इस बार सिर्फ पाकिस्तान में उसका जश्न नहीं मनाया जा रहा, इस बार उसका जश्न उसी तरह ही अफगान कौम में भी मनाया जा रहा है। आपका अशरफ गनी, आपका हमदुल्ला मुहिब, जो पाकिस्तान को गाली देते थे, पाकिस्तान के साथ बदतमीजी करते थे, वो भाग गए हैं, हम इसलिए खुश हैं। और आपका आखिरी पालतू अमरुल्लाह साले भी भाग गया है, हम इसलिए खुश हैं। हम क्यों ना हो खुश? यानी आपकी टीम अगर मैच खेल रही हो ना किसी भी दुनिया के मुल्क के साथ, किसी भी मुल्क के साथ, और आपकी टीम जिसके साथ भी खेलेगी हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। पर्दे के पीछे साजिश, पर्दे के आगे अमन की बात और कैमरे पर जीत का जश्न। काबुल से आई तस्वीरों ने आज पाकिस्तान के सेना प्रमुख को भी एक्सपोज कर दिया है। हम खिते की सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं, खास तौर पर अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद, जहां सूरत-ए-हाल अमन और इस्तेकाम का एक मौका फराहम करती है, वहीं ये मजीद खतरात और मुश्किलात का पेश खैमा भी साबित हो सकती है। हम अफगानिस्तान के बरादर अवाम की सलामती और तरक्की के लिए ख्वाहिशमंद हैं। बाजवा कितना झूठा आदमी है ये काबुल के वीडियोस ने बता दिया। पाकिस्तान आतंक का एक्सपोर्टर भी है और फाइनेंसर भी है, और उसी के इशारे पर तालिबान का तांडव जारी है। टारगेट सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, हिंदुस्तान भी है, इसलिए पाकिस्तानी नॉन स्टॉप इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं। जब भारत अपना यौम आज़ादी मना रहा होता है, उस दिन काबुल फतह हो जाता है और भारत के सीने पे सांप रेंगते हैं। बड़ी तकलीफ होती है भारत को। 2 हवालों से अब इंडिया याद रखेगा, अब सिर्फ पाकिस्तान से शिकस्त के हवाले से नहीं, अफगानिस्तान में शिकस्त के हवाले से। यह थी एक तारीख। दूसरी तारीख में आपको बताने जा रहा हूं 15 अगस्त, यौम आज़ादी हिंदुस्तान, इंडिया की आज़ादी का दिन। यह वही दिन है जिस पे काबुल में अफगान तालिबान ने अपनी फतह हासिल की थी। कैसे भारत का बेड़ा गर्क हो चुका है और पाकिस्तान किस तरह से राइज कर रहा है, यानी पाकिस्तान जा रहा है इनकलाब की तरफ, पाकिस्तान जा रहा है तरक्की की तरफ, पाकिस्तान जा रहा है ऊपर की तरफ, और भारत पहले ही नीचे था, मजीद नीचे आ रहा है। काबुल आतंक का कॉकटेल बन चुका है। भारत के सारे दुश्मन एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, मगर यह खतरा वैश्विक है, क्योंकि अब तो खबर ऐसी भी है कि तालिबान 9/11 हमलों की बरसी पर अफगानिस्तान में सरकार बनाने का ऐलान कर सकता है। पाकिस्तान इस बात से भी खुश है। एक रात में ही ये पासा पलट गया और पूरी की पूरी मुजाहमत जो है वो एक रेत का दीवार साबित हुई और धड़ाम कर गई। अब अजीत डोल या अजीत डोल, उसके लिए और नरेंद्र मोदी के लिए सोचने का मौका है कि काबुल फतह होता है तो तारीख 15 अगस्त है, पंजशेर फतह होता है तो तारीख 6 सितंबर है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अब तालिबान जो है 11 सितंबर का वेट कर रहे हो कि हुकूमत हमने 11 सितंबर को अनाउंस करनी है, तो 9/11 की याद जो है वो एक डिफरेंट तरीके से लोगों के सामने आ जाएगी। जो गवर्नमेंट होगी उसे पाकिस्तान, टर्की, कतर, रशिया, चाइना, ईरान, इनको दावत दी गई है शिरकत करने के लिए। और अब मोदी को अजीत से ये पूछना चाहिए तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? उन्होंने इतने $1 बिलियन वहाँ पे लगाए थे, इतना कुछ किया था, तो इतनी खारी और आके फिर की बारी।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस दिन काबुल से लेकर दुनिया के अलग अलग कोनों तक पाकिस्तान के लिए गेट आउट ऑफ अफगानिस्तान वाले हैशटैग ट्रेंड हो रहे थे, अफगानिस्तान की जनता पाकिस्तान को गालियां दे रही है और पाकिस्तान के लोग खुश हो रहे हैं। बहरहाल तालिबान की सरकार में किसको क्या क्या मंत्रालय दिया गया है, कुछ और डिटेल्स आई हैं, ये भी आपको बताएंगे। रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।